जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जनहित इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज एक बहुत ही देश के लिए दर्द भरा दिन है। दिल्ली में लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर एक कार में बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ है। अभी तक इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है। अभी तक भारत सरकार ने इस विषय पर कोई अपनी आखिरी जांच रिपोर्ट नहीं दी है दोस्तों। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये घटना इतना ज़्यादा तेज़ था, जो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि वहाँ पर मौजूद लोगों के परखच्चे उड़ गए दोस्तों। वहाँ मौजूद गाड़ियों में इस कदर आग लगी, इस कदर वहाँ पर अफरा तफरी मची कि कईयों की जान चली गई दोस्तों। अभी तक जो पुष्टि हो पाई है वो 10 या 12 के आसपास मौत की पुष्टि हो रही है दोस्तों। लेकिन 10 की पुष्टि हो चुकी है और दोस्तों 2 की पुष्टि और हुई है दोस्तों। उस ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि एक इंसान वहाँ से यानी कि वहाँ जो मौजूद था वो वहाँ से यानी कि दूर जाकर के पेड़ पर लटक जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ब्लास्ट की, जिसे लोग तथाकथित एक कार में सीएनजी ब्लास्ट की बात कह रहे थे दोस्तों, एक सीएनजी कार में जो ब्लास्ट होगा इतना उसकी इंटेंसिटी हाई नहीं होगी कि इस कदर इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाएं और जो आसपास लोग मौजूद थे उनके बॉडी के चिथड़े उड़ जाएं, आते बाहर निकल आए, फेफड़ा निकल आए, हाथ कट के यहाँ, उंगली कट के वहाँ, पैर कट के वहाँ, सर कट के वहाँ। मतलब दोस्तों जो भी लोग वहाँ मरे हैं उनकी बॉडी की पहचान कर पाना मुश्किल है। सिर्फ डीएनए सैंपल के माध्यम से ही लोगों की पहचान की जा सकती है। लेकिन सवाल तो बनता है, आखिर देश की राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लाल किला वो जगह है जहां से देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश को संदेश देते हैं। उस जगह पर इस तरह की घटना होना जिसके सूत्र आतंकवादी से जुड़ रहे हैं दोस्तों, जिसके सूत्र जैसे मोहम्मद से जुड़े जाने की मीडिया रिपोर्ट्स में बात की जा रही है। लेकिन मित्रों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, इस सुरक्षा में बड़ी चूक है। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ पर बड़ी चूक की। उन्हें इस घटना को पहले ही रोक लेना चाहिए था। उनका इंटेलिजेंस कहाँ था, ये सवाल खड़े होते हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देश को वादा किया था कि हम देश में कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं होने देंगे। उस समय के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो आज मौजूदा प्राइम मिनिस्टर दोस्तों हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे कि वो पाकिस्तान के मामले में जाकर के विदेशों से भीख मांगते हैं, मिन्नतें करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें मार दिया। लेकिन अब क्या हुआ? हमने पुलवामा देखा, हमने पठानकोट देखा, हमने पहलगाम देखा और हमने अब दिल्ली भी देख लिया। अभी क्या क्या देखना बाकी भाई? देश क्या ऐसे ही सुरक्षित हाथों में है? क्या यही हाथ हमारे लिए सुरक्षा गारंटी देते हैं? पूछता है भारत, पूछता है हिंदुस्तान, आखिर इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार? अभी तक 24 घंटे हो चुके हैं और हमारे देश के सुरक्षा एजेंसियों ने एक भी प्रेस रिलीज नहीं दिया है कि घटना के पीछे मुख्य कारण क्या थे, घटना किसने की, क्या इस घटना के तार आतंकवाद से जुड़ रहे हैं, कौन सा आतंकवादी संगठन इस घटना के लिए जिम्मेदार है, कौन इसका मुख्य मास्टरमाइंड है। दोस्तों एक के बाद एक डॉक्टरों की गिरफ्तारी की गई है दोस्तों। जो प्राथमिकी रिपोर्ट दोस्तों आई अभी तक, उसके हिसाब से यहाँ पर कश्मीर से आए डॉक्टर्स, फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने के नाम पर आए थे, जो नौकरी करने के नाम पर आए थे, वो डॉक्टर जो गरीबों को, मरीजों को सुबह दवाइयाँ देते थे लेकिन रात में हिंदुस्तान को गहरा जख्म देने की गहरी साजिश भी करते थे। उनकी साजिश का हैंडलर कौन था?
क्या इमाम इरफान कश्मीर से जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार एक इरफान इमाम क्या पर्याप्त है वो कि इन पढ़े लिखे डॉक्टरों का ब्रेन वॉश कर सके, या इरफान इमाम से ज़्यादा बड़े यहाँ पर आतंकवादी जुड़े हुए हैं, चाहे वो जैश के हों चाहे किसी संगठन के दोस्तों हों। आखिर उनकी यहाँ पर क्या भूमिका है? आखिर वो लोग कब से हिंदुस्तान को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे? आखिर वो लोग कब से हिंदुस्तान को बेतहासा बेइंतहा दर्द देने की कोशिश कर रहे थे? इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं आ पाई है। लेकिन मित्रों, जो कार थी वो कार मोहम्मद उमर के नाम पर थी। उसने अभी रिसेंटली अक्टूबर में ही उस कार को किसी और से खरीदा था, मतलब सेकेंड हैंड कार थी। i20 कार थी हुंडई की, जैसा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था। लेकिन दोस्तों, इस घटना के पीछे क्या सिर्फ मोहम्मद उमर है? क्या मोहम्मद मुजम्मिल है? महिला डॉक्टर है? दोस्तों, क्या इसके अलावा जो गुजरात में 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं, क्या उनका भी कनेक्शन था यहाँ पे? आखिर कितनी गहरी साजिश थी? मित्रों, अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन में 2900 किलोग्राम के आस तो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था। और इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट कई शहरों को जला के राख कर सकता था। इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया? इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को ट्रांसपोर्ट करके फरीदाबाद के उस गांव में कैसे पहुंचाया गया? अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है? अल फलाह यूनिवर्सिटी कब बनी? अल फलाह यूनिवर्सिटी में इतने ज़्यादा आतंकवादी तत्व कैसे फल फूल रहे थे, कैसे पनप रहे थे? क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी इसके अलावा भी क्या और घटनाओं में शामिल रही? क्या उस यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स थे, जो विशेष वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे, उनके और क्या बड़े सपने थे कि हिंदुस्तान को किस किस तरीके से कहाँ कहाँ जख्म देना है? मित्रों, कई सवाल हैं, लेकिन जवाब नहीं है। अभी तक हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अभी अपनी कोई रिपोर्ट नहीं दी है। हमारे गृह मंत्री साहब ने, अमित शाह जी ने हाई लेवल मीटिंग्स की, उनको आदेश दिया कि इसकी गहरी जांच की जाए, सही जांच की जाए और जल्दी जांच की जाए। दोस्तों, इसको आतंकवादी घटना मानते हुए हमारे देश से गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी जांच NIA को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA को, राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी को दे दिया गया। दोस्तों, देश की सुरक्षा का मामला है, इस घटना की जांच कई स्तर पर हो रही है। लेकिन देखना मित्रों यह है कि ऑफिशियल रिपोर्ट, भारत सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट क्या कहती है। मीडिया रिपोर्ट्स तो सीधे सीधे स्पष्ट रूप से ये शो करते हैं कि घटना साजिश थी, साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। क्या इसके तार आतंकवाद से जुड़े हुए हैं? क्या इसके तार जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान से जुड़े हुए दोस्तों हैं? इन सभी सवालों का जवाब कुछ ही दिनों में शायद मिल जाए। दोस्तों, उन मासूमों का क्या जिन्होंने इस घटना में अपनी जानें गंवाई हैं? दोस्तों, 10 से अधिक लोगों की यहाँ पे मौत हुई है, और जिन लोगों की मित्रों मौत हुई है वो लोग कोई रईस घराने के नहीं थे। वो लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के, गरीब घर के थे। ठेला पटरी रेडी वाले लोग थे, ई रिक्शा चलाने वाले दोस्तों लोग थे, और उन लोगों के परिवार का अब कोई सहारा नहीं बचा। उनके परिवार के वो इकलौते कमाने और खिलाने वाले व्यक्ति थे। आखिर उनके जाने के बाद उनके घरों की परवरिश कौन करेगा? भारत सरकार, दिल्ली की सरकार यहाँ मुआवजा देगी। मुआवजा कितना होगा ये भी देखना होगा। लेकिन मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि उन परिवारजनों को जिनके ऊपर ये पीड़ा आई है, आगे आने वाले समय में उनके जीवन में और दिक्कतें ना आए, उनको भरपूर सहायता मिलनी चाहिए। उनको ठीक ठाक अमाउंट में मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, जिससे उनके दर्द को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन
उनके भविष्य को भी यहाँ पर नहीं भूला जा सकता। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार की सहायता राशि से मैं भी उन परिवारों के जीवन में जो मुश्किलें आई हैं थोड़ी सी आसान हो जाए, खत्म तो नहीं हो पाएंगी। जिस बेटे का पिता चला गया, मित्रों, एक मासूम बच्चा अपने पिता का इंतज़ार करता रहा और उसका पिता उस घटना में मारा गया। उस बेटे पर क्या बीती होगी, उस मासूम पर क्या बीती होगी दोस्तों, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक माँ जो अपने बेटे के आने का इंतज़ार कर रही थी, एक पत्नी जो अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी, एक बहन अपने भाई के घर में आने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह से ऑफिस के लिए निकला इंसान, सुबह से काम के लिए निकला इंसान, शाम को घर पहुंचने का समय था। लगभग 6:55 की कहानी है। उसी समय के इर्द गिर्द घटना होती है और दोस्तों कहा यह जा रहा है ये घटना अमोनियम नाइट्रेट और कुछ इन्फ्लेमेबल फ्यूल के कारण हुआ है। लेकिन कारण क्या है वो तो हमारी सुरक्षा जांच एजेंसियां बताएंगी, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन दोस्तों जो घटना हुई है ये देश को झकझोर देने वाली है, ये मानवता को तार तार कर देने वाली है। उन मासूमों की क्या गलती थी जिनकी जानें गई हैं? उन मासूमों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जिनकी जानें चली गई हैं? दोस्तों उस बहन के भाई ने क्या बिगाड़ा था? उस मासूम कुछ महीने के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इतनी बड़ी साजिश के तहत इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए? दोस्तों बहुत से लोग घायल भी हैं। जो घायल दोस्तों हैं वो भी बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, उनको भी बहुत चोट पहुंची है, उनको बहुत पीड़ा पहुंची है। उनके लिए भी दोस्तों, उनके लिए भी केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को ठीक ठाक मात्रा में, अच्छी अमाउंट में सहायता राशि दी जानी चाहिए। दोस्तों जो लोग घायल हुए हैं, जो मारे गए, वो लोग कोई अमीर लोग नहीं थे, उनके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं रहा होगा जो उनके परिवार एक अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से जल्द हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि उन मरे लोगों के, मृतक लोगों के परिवारजनों को, उन घायल लोगों के परिवारजनों को, घायल लोगों को सहायता राशि दें, जिससे उनके जीवन में दर्द तो कम नहीं हो पाएगा, मुश्किलें थोड़ा कम हो जाएंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।